समय के अनुसार चीजें बदलती हैं। संगीत भी समय के अनुसार बदल रहा है, गायकी बदल रही है, लोगों का नजरिया बदल रहा है। हमारा पहाड़ भी सब समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है। सोशल मीडिया का जमाना आया, आप भी गाने लगे, क्योंकि आज का जमाना वही है, अगर नहीं गाओगे तो। अब मेरे लिए ये चीजें हैं कि मैं दो की तरह कैसे रह सकता हूँ, मैं तो एक आदमी हूँ। उस समय स्कूल का जमाना हुआ करता था, किसी ने जरा सा भी कुछ गलती हो गई तो फिर पूरा गाना वापस दोबारा से रिकॉर्ड करना होता था। मतलब रिटेक की कोई संभावना नहीं थी। क्षेत्रीय गायक होने के तौर पर एक क्षेत्रीय कलाकार का ऐसा कोई करियर नहीं है कि वो अपना घर परिवार या अपना भविष्य जो है अपनी आर्थिकी उस चीज से चला पाए। एक हृदय कैसेट कंपनी थी जिसको के सीरीज के नाम से जाना जाता था, जहाँ गोपाल बाबू गोस्वामी वगैरह गाते थे। तो हम आपको ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो आप पैसा लगाइए। मैंने कहा पैसा तो मेरे पास है नहीं। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पी नेक्स्ट न्यूज में। हम हाजिर हैं एक नई शख्सियत के साथ। आज की हमारी जो शख्सियत है वो कई प्रतिभाओं की धनी है, या यूं कहें अपने आप में कई प्रतिभाओं को समेटे हुए हैं। जी हाँ, डॉक्टर अजय ढोंडियाल। डॉक्टर अजय ढोंडियाल पत्रकार हैं, लोक गायक हैं और सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं। तो आज उनसे हम कई मसलों पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये सफ़र एक पत्रकार से, एक लोक गायक से लेकर और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया में लिखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू शुरू हुआ, कैसे किस तरीके से चला, इन सब मसलों पर बात करते हैं डॉक्टर अजय ढोंडियाल से। जी सर। जी नमस्कार राकेश जी। हाँ हाँ, बताइए जैसा भी आप पूछना चाहें। तारीफ आपने कुछ ज्यादा कर दी है, इतनी तारीफ के काबिल तो नहीं हूँ। नहीं, वो आपका बड़प्पन है, लेकिन जो समाज कहता है, जो आपकी इमेज है समाज में एक पत्रकार के तौर पे, एक लोक गायक के तौर पे, तो वो समाज जानता है। तो आपका ये बड़प्पन है कि जो आप जो है उसको इस नहीं तरीके नहीं, से ऐसा देखते हैं। नहीं है। मूल रूप से तो मैं वैसे पत्रकार ही हूँ। और देखिए कि कलाकारी तो मैं अपने स्कूल के टाइम से करता हूँ। जब मैं स्कूल, मैंने इंटरमीडिएट से पहले से, तो गीत तो मैं तब से गाता रहा। स्कूल और रामलीला के ही मंच हुआ करते थे तब गीत गाने के लिए। हालांकि आकाशवाणी था, लेकिन हम आकाशवाणी हमारे लिए बहुत दूर था। नजीबाबाद हुआ करता था स्टेशन जो है आकाशवाणी का, और हम पढ़ते थे ऊपर खाल में, एकदम अल्मोड़ा और पौड़ी के बॉर्डर पे स्कूल था हमारा। तो ऐसा कभी स्वर परीक्षण भी वहाँ नहीं दिया, और बस गाते रहे। और जब कॉलेज में आ गए तो उसके बाद जो है, जब कैसेटों का दौर चल पड़ा था, तो कैसेट्स में गाने का शौक था। तो दिल्ली गया। दिल्ली कैसेट कंपनियां भी बहुत चुनिंदा थी। बड़ी कैसेट कंपनियां तो रिकॉर्ड करती नहीं थी लोग के, मतलब किसी फोक को या उसको। तो उसके लिए जैसे रामा कैसेट्स थे, सोनोटोन था, सोनोटेक एक कंपनी हुआ करती थी। एक हृदय कैसेट कंपनी थी जिसको के सीरीज के नाम से जाना जाता था, जहाँ गोपाल बाबू गोस्वामी वगैरह गाते थे। नरेंद्र सिंह नेगी जी रामा में गाया करते थे, सोनोटोन में गाया करते थे। तो इन कंपनियों से मैं केवल एक कंपनी से संपर्क किया था उस वक्त, रामा से। तो रामा कैसेट ने ये कहा था कि भाई आप गाते होंगे, लेकिन आप कितना बिकेंगे नहीं बिकेंगे, तो हम आपको ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो आप पैसा लगाइए। मैंने कहा पैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं पैसा लगाऊं और फिर गाऊं और बेचो आप। तो मैंने कहा ऐसा तो संभव है नहीं अपने बस का। फिर मैं के सीरीज में गया, जो हृदय कैसेट कंपनी उसको कहते थे, बड़ी प्रसिद्ध कंपनी हुआ करती थी। और वो ज्यादातर कुमाऊनी गीतों को ही रिकॉर्ड करते थे, और मैं कुमाऊनी ही गाता था। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा कि भाई लोग तो पैसा लेते हैं, मैं ठीक है, मैं नए कलाकारों को भी उभारता हूँ, लेकिन मुझे गीत सुनाओ। 8 गीत कौन कौन से तुमने चुने हैं? जो 8 गीत आते थे एक कैसेट में। उस समय स्पूल का जमाना हुआ करता था, स्पूल में रिकॉर्डिंग होती थी। मतलब ये डायट में या बड़ी कैसेट में रिकॉर्ड सीधे नहीं हुआ करता था, एक स्पूल होता था। और उसमें क्या होता था कि अगर आपने कोई गाना कहीं पर भी गलती हो गई, गायक से हो गई या साजिंदों से हो गई, लाइव साजिंदे बैठते थे संगीत के सारे, और किसी ने जरा सा भी कुछ गलती हो गई तो फिर पूरा गाना वापस दोबारा से रिकॉर्ड करना होता था। मतलब रिटेक की कोई संभावना नहीं थी। वो दौर था। तो उनको मेरे गीत पसंद आए और उन्होंने मेरा पहला कैसेट बनवाया। तो जब वो पहला कैसेट बना तो लोगों ने उसको पसंद किया, और उसके बाद फिर अलग अलग कंपनियां बुलाने लग गई, और फिर ये सफर वहां से शुरू शुरू हुआ। हुआ। लेकिन जब मैंने देखा कि उस वक्त कोई कैरियर नहीं है, एक क्षेत्रीय गायक होने के तौर पर, एक क्षेत्रीय कलाकार का ऐसा कोई कैरियर नहीं है कि वो अपना घर परिवार या अपना भविष्य जो है अपनी आर्थिकी उस चीज से चला पाए। तो
नौकरी तो करनी ही थी, कुछ और देखना था। तो मेरा शौक पत्रकारिता का भी बहुत पहले से था, लेखन में बहुत शौक था। हालाँकि मैं कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में भी रहा, मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैं जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ में रहा, आईडब्ल्यूपी कंपनी बरेली में रहा, कई और दिल्ली की कंपनीज़ में रहा। लेकिन मन नहीं लगा वहाँ कंपनीज़ का, क्योंकि शौक तो लिखने का था। तो मैंने पत्रकारिता को चुना और फिर मैंने पत्रकारिता शुरू की। तो उसके बाद से ये रहा कि भई आजीविका के लिए अपनी पत्रकारिता रही, आर्थिकी जो है सिर्फ़ पत्रकारिता से रही और शौक कलाकारी का रहा, गायकी का रहा, तो मैं गाता रहा और आज तक गाता रहा, आज तक गा रहा हूँ और उस गाने से मैं कुछ नहीं कमाता, अभी तक भी। सोशल मीडिया का ज़माना आया तो उसमें भी गाने लगे, क्योंकि आज का ज़माना वही है, अगर नहीं गाओगे तो। लेकिन बहुत कम हो गया वो सफ़र। पहले तो कैसेटों का ज़माना था, खूब गाते थे। उस समय आपको खरीदा जाता था। आपका जो श्रोता है वो पैसे देख के आपकी कैसेट खरीदता था और तब आपको आपकी हैसियत भी पता लगती थी कि हाँ, मेरी कैसेट इतनी बिकती है। आज तो आप यूट्यूब पे गाते, यूट्यूब पे आपको सब लोग फ्री में सुन रहे हैं। आप कमा क्या रहे हैं वो आपके चैनल पे डिपेंड करता है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अपना चैनल खोला या कुछ किया। साथियों के चैनल में गाया, दूसरों के चैनलों में गाया। फिर हुआ कि हीरा सिंह राणा जी के नाम से एक चैनल खोला। फिर उनके ही वो एक चैनल है अजय ढोंडियाल एचआर, अब उसका नाम बदला है हमने। और उसके राइट्स जो हमने पूरे राणा जी की पत्नी को दिए हैं कि मतलब उससे जो भी कमाई होगी वो उनके लिए होगी। तो अभी तक तो ऐसा है नहीं, हालांकि लाखों रुपए मैं लगा चुका हूँ उस चैनल पे, कई गीत उस पे हमने निकाले हैं, लेकिन अभी कमाई का नहीं है, उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हीरा सिंह राणा जी के टच में आप कैसे आए? आप तो गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, वो कुमाऊनी गाते हैं, तो कैसे रहा ये सफ़र? ये सफ़र दरअसल स्कूल टाइम से ही रहा। जब मैं उफरैंखाल में पढ़ता था, एकदम बॉर्डर एरिया, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी के मित्र थे हीरा सिंह राणा जी, क्योंकि मेरे पिताजी भी लेखन में बहुत रहे हैं अब और एक चर्चित लोक साहित्यकारों में हैं, क्षेत्रीय साहित्यकारों में। डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल मेरे पिताजी का नाम है। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, उससे पहले वाइस प्रिंसिपल थे। जब वहाँ मेरे वक़्त तक वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल बाद में हुए जब मैं इंटर कर लिया था मैंने। तो वाइस प्रिंसिपल थे और उनके मित्र थे हीरा सिंह राणा जी। तो राणा जी अक्सर हमारे स्कूल में भी आया करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, कभी-कभी सम्मेलन वगैरह आयोजन हुआ करते थे, तो उसमें आया करते थे और पिताजी के साथ ही ज़्यादा रहते थे, हमारे घर में ही रहते थे मतलब। तो वहाँ से हुआ कि अच्छा, राणा जी इतने बड़े कलाकार हैं, हम जानते नहीं थे, बच्चे ही थे। तो फिर पता लगा कि वो तो आकाशवाणी में गाते हैं, रेडियो में गाते हैं, हीरा सिंह राणा नाम। फिर हम उनके गीत सुनते थे रेडियो पे, उन्हीं के सामने सुन रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि स्कूल में शाम को वो गा रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में और उसी वक़्त रेडियो में गीत बज रहे हैं। तो बल्कि ये भी एक टेलर मास्टर थे वहाँ, वो सुना रहे थे रेडियो में। कह रहे देखो मेरा वही गाना वो गा रहे थे, अजकाल हरे जवाना नौली पराना, और वही रेडियो में बज रहा था। कह रहे देखो डायरेक्ट पकड़ रहा है। हमने कहा यार बताओ, ऐसा भी हो सकता है? ज्ञान नहीं था उस समय टेक्निकली। तो इस ढंग से प्रभावित रहा, तो फिर उनके साथ रहा, तो इसलिए फिर मेरा वो कि कुमाऊनी में ही ज़्यादा वो रहा, क्योंकि उनके साथ मैं ज़्यादा रहा। तो कुमाऊनी भी मैं वहीं से सीखा। वहाँ कुछ मित्र जो है कुमाऊँ के पढ़ते थे अपने साथ, तो उनके साथ मैं कुमाऊनी भी सीख गया। तो ये दौर फिर चलता रहा। अच्छा, दीवान दा के साथ फिर आपने एक जोड़ी बनाई, वो काफ़ी पॉपुलर रही और अच्छे-अच्छे गाने आपने दिए, तो वो किस तरीके से रहा? हालाँकि दीवान दा इस समय हम लोगों के बीच नहीं है, उनको हमारी श्रद्धांजलि है, लेकिन वो अनूठा प्रयोग था आपका। हाँ, दीवानदा वो भी कलाकार थे और बड़े प्रसिद्ध कलाकार थे। तो हम स्टेज पे मिला करते थे। मैं भी जब मंचों पे कार्यक्रम में जाता था तो वहाँ मुलाकात होती थी। पहली मुलाकात उनसे करीब 34-35 साल पहले हुई थी दिल्ली में। दिल्ली के बाद हम लोग भिकियासैन में मिले, फिर हम लगातार मिलते रहे, अल्मोड़ा में मिलते रहे, बागेश्वर में मिलते रहे, कई प्रोग्रामों में मिलते रहे, तो मित्रता तो हो ही जाती है कलाकारों की। तो हमारी एक थोड़ा सोच खूब मिलती थी। ये रहता था कि गीत केवल ऐसे ही नहीं गाना है कि जिसमें लोग नाचें पहले से ही, कि केवल नाचने के मतलब से गीत नहीं होना चाहिए, गीत का अर्थ भी होना चाहिए, गीत का संदेश भी होना चाहिए। तो लिखते भी वैसे ही थे और लिखवाते भी वैसे ही थे अपने लिए गीत, कि किस रचनाकार का गीत कैसे गाना है। तो क्या हुआ कि मित्रता थी, अब दौर बदलता गया, कैसेटों का दौर खत्म हुआ, सीडीज़ का दौर खत्म हुआ, केवल सोशल मीडिया चलता रहा, यूट्यूब पे जो छा रहा है। कई गायक आ गए, नए युवा गायकों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। पुराने गायक
हाशिए पे चले गए। हम भी हमारा भी कहीं कोई नामो निशान नहीं था। यानी जो गीत थे टी सीरीज़ में जो गाए थे या दूसरी कैसेट कंपनीज़ में हमने जो गाए थे, उन गीतों को उन्होंने डाला हुआ था, जिनके वीडियो बनाए थे या जिनके ऑडियो हैं वो उन कैसेट कंपनियों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर डाले। लेकिन हमारा कुछ नया नहीं था। अब मैंने दीवानदा से कहा, एक दिन मैंने कहा, दीवानदा खो गए हैं यार हम। हमारा अब कोई है ही नहीं, कोई हमको न जानता है, न पहचानता है और कलाकारी हमको बहुत पसंद है। तो क्यों ना एक पुनर्जन्म की कोशिश की जाए। तो दीवानदा ने कहा, बताओ क्या किया जा सकता है? मैंने कहा, यार कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग है। मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 युगल पुरुष युगल में गीत गाया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। हो सकता है लोगों को पसंद आएगा। अपने गीत हम उसी तरीके के रखेंगे। ठीक है, नए ज़माने में लोग डीजे सॉन्ग्स पसंद कर रहे हैं, डीजे सॉन्ग्स नए लड़के गा भी रहे हैं। लेकिन जब पुरानी चीज़ ढंग से आएगी नहीं, संदेशप्रद चीज़ें आएँगी नहीं, तो कौन गाएगा? या जनता तो चाहती है, सुनना चाहती है, श्रोता सुनना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी बात कहाँ कहें? लेकिन सुनना चाहेंगे, मुझे लगता है कि एक प्रयोग करते हैं। तो दीवानदा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या किया जाए? मैंने कहा, यार शेरदा की एक रचना है, शेर सिंह अनपढ़ जी की, क्योंकि वो भी अनपढ़ जी को जानते थे बहुत अच्छे से, मैं भी जानता था। मैंने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में शेरदा अनपढ़ जी के साथ काम किया दिल्ली में। वो नैनीताल में थे यूनिट में, मैं दिल्ली में कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पर था। प्रेम मटियानी जी उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे। तो उनका भी सानिध्य बहुत मिला मुझे, शेरदा अनपढ़ जी का। तो उनके वो गीत मुझे बड़ा पसंद आया था बहुत। कभी दशकों पुराना लिखा था उन्होंने, द्विदिना का डेर शुरू हुआ योधुनी में। तो वो मैंने उनको बताया दीवानदा को कि यार इस गीत को करते हैं सबसे पहले और बाकी फिर आगे देखा जाएगा, ये गीत अगर लोगों को पसंद आता है। तो दीवानदा को भी पसंद आया। उन्होंने कहा, धुन भेजो। मैंने उनको मोबाइल पे धुन भेजी। उन्होंने कहा, ठीक है, कब करना है? मैंने कहा, मैं स्टूडियो वगैरह रेडी करवाता हूँ, बोलता हूँ कहीं, और आप आ जाओ और पैसा वैसा मैं खर्च कर लूँगा इस गीत में जितना खर्च होता है। लेकिन दीवानदा ये सोचना कि आपको आना जाना अपने खर्चे में है, रहना मेरे साथ है, मेरे घर पे रहेंगे। उन्होंने कहा, यार कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा, देखो कमाने धमाने का तो है नहीं। बोला, मेरा भी कुछ ऐसा शौक नहीं है। वो भी बैंक से रिटायर थे, सीनियर मैनेजर थे, तो उनको भी ऐसा कुछ वो नहीं था उससे। तो वो आ गए, हमने यहाँ रिकॉर्ड किया और गीत जो है वो हाथों हाथ लोगों ने लिया। और गीत जब चल पड़ा, बहुत अच्छा हो गया, तो फिर दूसरा, फिर हमने राणा जी की रचना गाई, फिर हमने और रचनाएं गाई, दूसरों की भी गाई हमने, कई और कलाकारों की गाई। तो वो हमने करीब 14 गीत उस वक्त हमने एक साथ रिकॉर्ड किए और उन 14 के 14 गीतों को लोगों ने बहुत पसंद किया। अब यह है कि मैं उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब एक जिम्मेदारी एक और आ गई है कि भाई दीवान जी के स्टाइल से भी चलना होगा, राणा जी की तरह भी रहना होगा। अब मेरे लिए ये चीज़ें हैं कि मैं दो की तरह कैसे रह सकता हूँ? मैं तो एक आदमी हूँ। मैं राणा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उनको आत्मसात किया, तो वो गाने में भी मेरा वो लहजा उस तरीके का आ जाता है। और बस प्रयास चल रहा है, लगा हुआ हूँ, लोग सुन रहे हैं अभी भी। उनके बाद भी मैंने 2-3 गीत निकाले हैं। तो ये जनता का प्यार मिलता रहता है, श्रोतों का प्यार मिलता है। आजकल कई नौजवान युवा गा रहे हैं पहाड़ी संगीत को, अच्छे गाने भी गा रहे हैं। क्या फ़र्क मैं देखते हैं आपकी जो आपकी पीढ़ी थी और ये दूसरी पीढ़ी जो गा रही है, तो क्या संगीत में कुछ अच्छापन आ रहा है या कुछ हम भूल रहे हैं या कुछ छोड़ते जा रहे हैं क्या? देखिए, समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। संगीत भी समय के अनुसार बदल रहा है, ऐसा नहीं है। गायकी बदल रही है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। हमारा पहाड़ भी सब समय के साथ-साथ बहुत कुछ बदला है। अब अगर हम ये सोचें कि हम उसी रूप में रहें जिस रूप में थे, हाँ, हमारी संस्कृति तो नहीं बदलेगी, संस्कृति तो वही रहेगी, लेकिन उसका रूप थोड़ा-सा बदल सकता है। हम पहले हमारे पहाड़ों में क्या होता था कि महिलाएँ तो गाती ही नहीं थी। एक ज़माना ऐसा था कि महिलाओं का गाना बहुत वो माना, पुरुषों का भी नहीं माना जाता था। एक श्रेणी थी उसकी कि भई गीत इन्हीं लोगों को गाने हैं, संगीत का काम इन्हीं लोगों को करना है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दौर बदला है, बहुत अच्छा भी बदला है और उसमें कई चीज़ें पीछे भी छूटी हैं। जैसे हर आज की डेट में क्या है कि आदमी सक्सेस बहुत जल्दी होना चाहता है, उसको सफलता चाहिए। नया जो हमारा गायक आ रहा है, मैं लोक गायक को बिल्कुल अलग रखता हूँ। आप मानिएगा, जैसे कि आपने मेरा परिचय भी दिया कि लोक गायक, मैं अपने आप को लोक गायक नहीं मानता। मैं अपने आप को एक लोकगीत गायक मानता हूँ कि लोक गीतों को मैं गाता हूँ, तो मैं लोकगीत गायक हूँ। लोक गायक एक बहुत बड़ी चीज़ है और गायक
कोई भी हो सकता है। हुँ, गायक जो अच्छा गा रहा है वो गायक है, गायक हो सकता जो सुर पे गा रहा है, है। ताल के साथ गा रहा है वो गायक है। गायक है। चाहे उसने सीखा है, चाहे नहीं सीखा है, फ़ोक तो बिल्कुल हुँ, अलग चीज़ है। हुँ, तो हमारे पहाड़ में भी, पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करूँगा कि पहाड़ में भी नए जो हमारे युवा गायक हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ अ, अपवाद हैं, उन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम युवा अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों, लड़के हों। हाँ, थोड़ा रील का जो चलन है, हुँ, जो आम पब्लिक रील बना रही है उसको तो छोड़ दीजिए, वो फैन हैं हुँ, या हुँ, वो हुँ, हुँ, पसंद करने वाले हैं। कलाकार जब अपनी रील खुद बना रहा है और उसमें अगर कुछ भोंडापन है, तो मैं उस पर ज़रूर लिखता हूँ और मुझे वो खराब लगता है। गीत अच्छा गाया है, कई उदाहरण दे सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे उदाहरण दूँगा तो चीज़ें ये हो जाएँगी कि व्यक्तिगत भी हो जाता है वो। होता ही है, मैं किसी गीत का उदाहरण दूँगा तो व्यक्तिगत किसी ने तो गाया है, मैं उस पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन खुद रील बना रहे हो और उसमें भोंडा नृत्य कर दिया आपने या आपने एक्ट एक्ट जो किया है, वो भी तो आपकी संस्कृति है ना। आपके डांस की लोक संस्कृति अलग है, आपके यहाँ का नृत्य कैसे होता है वो अलग है, आपके यहाँ का आपकी मुस्कुराहट कैसी होनी चाहिए वो अलग है। आप जो है बड़े भोंडेपन में मुस्कुराएँगे, हँसेंगे और आँखों का या एक्ट आपके बॉडी का एक्ट कोई दूसरा होगा, तो उसी में तो अंतर है। अपने पहाड़ की शैली जो है, उस शैली में रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आंगड़ी पहनिए, भोटिया पहनिए, घाघरी ही पहनिए, सिर पे पटका लगाइए, गिड़ख्या धोती पहनिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जीन्स पहनिए, टॉप पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिधानों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिधानों में कुछ अपवाद छोड़ के तो है ना। परिधान आधे पहनेंगे आप और फिर उस गीत की तरह से आप एक्ट नहीं करेंगे, तो गीत तो अच्छा गाया, लेकिन एक्ट जो है दूसरी तरीके से तो कर दिया, तो वो रील में मतलब कुछ और संदेश चला गया। उस रील को भी तो लाखों लोग देख रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी देख रहे हैं। वो हमारे उसी गीत को समझ करके, उसी डांस को समझ करके, उसी एक्ट को समझ करके ये समझते हैं कि भई इनके पहाड़ की संस्कृति ऐसी है। तो हमें वो संदेश भी तो देना है ना। गीत तो बहुत बड़ा संदेश है। गीत हम हमारी पत्रकारिता में भी तो गीत आते हैं। लेखन गीत क्योंकि वो संदेश दे रहा है, वो समाज को संदेश दे रहा है, सुधारक की भूमिका निभाता है, वो राजनीति पर टिप्पणियां करता है, वो एक कवि है, गायक जो है वो गा रहा है, तो वो पत्रकारिता है मूल रूप से, वो भी पत्रकारिता है। तो हमको वहाँ पर भी उस आचार संहिता का ध्यान देना चाहिए। आचार संहिता हर जगह है। आपके परिवार में आचार संहिता है, आपकी गायकी की आचार संहिता है, आपकी पत्रकारिता की आचार संहिता है, आपकी इंसानियत की आचार संहिता है, आपके समाज की आचार संहिता है, आपको कैसे रहना है, कैसे करना है। बस मैं यही कहूँगा युवा गायकों से कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि उनके गीतों से हमारी जो नई पीढ़ी है, जो पहाड़ में नहीं भी रह रही है, बाहर रह रही है, वो भी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी गीतों को आत्मसात कर रही है, सुनती है, आजकल गाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे जब गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस रील को भी उसी तरीके से रखें ताकि वो उसका चित्रण भी देखे तो उसको वो चित्रण भी अपने पहाड़ की तरह लगे। तो ये अजय ढोंडियाल जी के बारे में एक कलाकार, एक लोक गायक के तौर पर ये वो अपने बारे में बता रहे थे। अजय ढोंडियाल एक खाँटी के पत्रकार भी हैं। अखबारों में, प्रिंट मीडिया में और कई नेशनल न्यूज़ चैनल्स के फाउंडर टीम के हिस्सा रहे हैं और न्यूज़ रूम के इनके बारे में कहावत है कि जब न्यूज़ फ्लोर पे ढोंडियाल जी जाते हैं तो अच्छे-अच्छे जो है उनके सामने उनका सामना नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा उनसे चर्चा करते हैं कि ये कैसा है, मतलब अजय ढोंडियाल वैसे तो सॉफ्ट है बिल्कुल, वैसा नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ रूम में उनके साथी जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो अक्सर बात करते हैं। तो अजय ढोंडियाल एज ए पत्रकार जो है कई लोगों के मुंह से सुना है मैंने कि जब ढोंडियाल जी फ्लोर पे होते हैं तो अलग अलग ही वो स्टाइल होता है उनका। तो नहीं, दरअसल क्या है कि जब मैंने शुरुआत तो प्रिंट से की। प्रिंट मीडिया में मैं दिल्ली प्रेस से मैंने शुरुआत की, फिर उसके बाद मैं अखबारों में आया और अखबारों में मतलब दैनिक भास्कर में पहले रहा, उसके बाद अमर उजाला में रहा, फिर दैनिक जागरण में रहा और उसके बाद मैं टेलीविज़न का रुख किया। तो टेलीविज़न उस वक़्त भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स बहुत कम हुआ करते थे। सहारा आ रहा था, उस समय आज तक भी नहीं था, जी न्यूज़ हुआ करता था और ईटीवी की शुरुआत हो चुकी थी हैदराबाद से। तो सहारा टीवी, सहारा समय करके नाम से आया। तो
मैंने सहारा समय ज्वाइन किया, टेलीविज़न में मुझे मौका मिला। टीवी हमारे लिए नया था क्योंकि हम प्रिंट के लोग थे। लेकिन टीवी के ही सारे लोग नहीं मिलते थे, तो प्रिंट वालों को ही टीवी में लिया गया जो अच्छा लिख रहे हैं, जो न्यूज़ को समझ पा रहे हैं वैसा। तो टेलीविज़न की थोड़ा टेक्निकली चीज़ें होती थी, वो हमने सीख ली, ठीक है, थोड़ा भाषा अलग है, बोलचाल की भाषा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आदमी फटाफट लिख लेता है। तो तब तक का दौर था, उस समय तक हम लोग असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर रहे। फिर मैं आज तक में चला गया, आज तक भी छोड़ के फिर तमाम न्यूज़ चैनल्स में रहा मैं। और सहारा में मेरा सबसे ज़्यादा सीखने का मौका मुझे सहारा टीवी में मिला। प्रभात डबराल जी थे, जिनको मैं अपना टीवी का गुरु भी मानता हूँ। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के कुछ नहीं सिखाया, या मैंने उनसे कभी पूछा नहीं कि ये कैसे करना है। केवल उनकी डांट से, वो जब न्यूज़ रूम में चलते थे, क्योंकि 6-7 न्यूज़ चैनल एक साथ चलते थे, एक ही न्यूज़ रूम से चलते थे, सेक्शन अलग-अलग थे। तो जब वो अपने केबिन से आते थे और किसी चीज़ के बारे में बोलते थे, तो काँपने लगते थे लोग, चैनल हेड्स भी काँपते थे, जो अलग-अलग चैनल के थे। तो मैं उनका अंदाज़ देखता था, उनकी चीज़ों को समझता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि स्क्रीन पे क्या जाना चाहिए, लिखा हुआ कैसा होना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के फॉर्मेट क्या होना चाहिए। वो फॉर्मेट बता देते कि इसको ऐसा क्यों कर दिया, विंडो को ऐसा करिए, इसमें अब लाइव खड़ा करिए, कि सर इस समय तो फील्ड में वो रिपोर्टर वहाँ पर नहीं है, यहीं से खड़ा करिए न्यूज़ रूम से। तो ये टेक्निकली चीज़ें समझने लगा। फिर जब वो पीसीआर में डाँटते थे, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में, कि इसको ऐसे करो, यहाँ स्विच मारो, वहाँ स्विच करो, तो इन चीज़ों से हम टेक्निकली चीज़ें भी सीखे। पत्रकारिता के साथ, टीवी पत्रकारिता के साथ टेक्निकल चीज़ों को भी सीखने लगे। तो वो मेरा टीवी का सीखने का दौर वो था। फिर मैं आज तक चला गया, आज तक चला कि साधना न्यूज़ लेकर के आए प्रभात जी ने सहारा छोड़ा और साधना न्यूज़ लेकर के आए। तो मैं उनको तो कभी नहीं छोड़ना चाहता था। तो मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा आप ऐसा-ऐसा चैनल ला रहे हो? बोला हाँ यार ला रहा हूँ, अभी केवल शुरुआत धीरे-धीरे करना होगा, 4-5 चैनल्स लाने हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा तू आएगा? मैंने कहा आप आदेश करोगे तो मैं आऊँगा। उन्होंने कहा पहला चैनल ला रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रीजनल चैनल, उसको आप बिहार झारखंड लाएँगे, फिर यूपी उत्तराखंड लाएँगे। मैंने कहा ठीक है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहला चैनल लाने की तैयारी हुई, उन्होंने मुझे बुला लिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मुझे हेड बना दिया। तो बोला भाई टीम खड़ी करो, अच्छे-अच्छे लड़के बुलाओ, जो आप जानते ही हो कैसे करना है। मैंने कहा ठीक है सर। करने लगे। अब वो एक संपादकत्व तो हो गया, मुझे संपादक के तौर पर वहाँ बैठना पड़ा। लेकिन मेरी भी कोशिश ये रहती थी कि एक-एक बच्चे को टेलीविज़न का ए टू ज़ेड आना चाहिए, उसको सिखाना है। उसमें क्या होता था कि अब जवानी के दिन, अब वो कई बार गुस्सा आ जाता था, या उस समय लड़के डांट डपट के सीखते भी थे। तो आदत पड़ी हुई थी एग्रेशन, क्योंकि टेलीविजन ही एग्रेशन था कि भाई न्यूज़ जानी है, ये आ गई न्यूज़ तो अभी तुरंत बस अब किस समय न चल जाए स्क्रीन पे आ गई तो स्क्रीन पे जाना है, विजुअल आ गया अब तुरंत जाना है, सबसे पहले जाना चाहिए। और बस यही वो एग्रेशन रहा, और उस एग्रेशन के साथ में जो काम कराता रहा, या जहाँ गलती हो गई तो किसी को डांट दिया, वो डांट दिया, तो वो चीज़ें ये होती रही। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जहाँ जहाँ गया मैं, वहाँ मैं आउटपुट ही मैक्सिमम देखता था। तो फिर ऐसा हो जाता था कि बच्चे ऐसा समझते थे, या अपने सबऑर्डिनेट्स जो भी थे वो ऐसा समझते थे कि वो डरते थे वो, लेकिन ऐसा नहीं था, वो डर का ऐसा कुछ वो नहीं था। हाँ, डांट डपट हो जाती थी और केवल स्क्रीन के लिए होती थी। तो उसी तरह से मेरे साथ भी जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो सब लोग आज भी टेलीविजन में तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बिना एग्रेशन के आप काम ही नहीं कर पाते हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एंकर में उतना एग्रेशन नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पर आप शालीनता से समाचार पढ़िए, शालीनता से खबर दीजिए। न्यूज़ रूम के अंदर जो हो रहा है, हालाँकि उसको जनता नहीं जानती, उनको नहीं पता कि एंकर एक होता है जो खबर पढ़ता है, और उसके पीछे काम करने वाले कितने लोग होते हैं, कितने पत्रकार होते हैं। मैं तो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा, पर्दे पे आगे मैं कभी आया भी नहीं। हालाँकि अभी जैसे सोशल मीडिया की बात करता हूँ, मैं कई बार वहाँ लिखता हूँ कि मैं मूल रूप से पत्रकार हुई हूँ, तो मुझे कई कमेंट्स भी आते हैं कि तुम पत्रकार हो, कहाँ के पत्रकार हो, कब के पत्रकार हो, हम तो नहीं जानते कौन तुमने कब क्या लिखा, कब क्या नहीं। उनको नहीं मालूम कि हम करते क्या हैं। पत्रकारिता का एक सबसे बड़ा स्वरूप तो पर्दे के पीछे बैठा होता है, जिसमें कई प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कितना काम करते संपादकीय हैं। टीम पूरी जो है पूरी टीम होती है, जो अखबार कौन पेश कर रहा है, रिपोर्टर नहीं पेश करता उसको, रिपोर्टर खबर लाता है। उसके बाद उस खबर को जो आप पढ़ रहे होते हैं,
वो किसने लिखी है, लिखी है। वो नहीं पता चल पाता लोगों को। तो ये आम लोग नहीं जान पाते हैं। तो सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चीज़ें भी का भी सामना करना पड़ जाता है राकेश जी। आप तो खुद पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं, आप तो खैर आप तो स्क्रीन पे भी आपने काम किया है, मैंने कभी स्क्रीन पे ऐसा काम नहीं किया। तो साधना के बाद जो सफ़र शुरू हुआ था आपका संपादकीय का, वो लगातार जारी रहा और उसके बाद आप कई चैनल के चैनल हेड रहे, संपादक रहे, HNN के रहे, नेटवर्क 10 के रहे और अभी भी 2 चैनलों के आप चैनल हेड हैं। तो एक चैनल को चलाने के लिए जो पब्लिक में उसको बनाने के लिए कि पॉपुलर बनाने के लिए क्या-क्या बारीकियाँ होती हैं जो आप अभी डिस्कस कर भी रहे थे, तो क्या-क्या होना चाहिए कि एक चैनल को तीखापन में जनता उसको पसंद करे? देखिए, आज का दौर तो बहुत अलग हो गया है टेलीविज़न का। मैक्सिमम टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, वो सुबह से और शाम तक खबरों के इतर सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्कशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक मुद्दा पकड़ लेते हैं और उस मुद्दे पर ही लगे रहते हैं, उसी पे गेस्ट वगैरह बिठाए और तमाम राजनीतिक खबरें ज़्यादा हो गई हैं। खैर पब्लिक भी राजनीति को बहुत पसंद करती है क्योंकि राजनीति के अलावा तो कुछ जीवन में राजनीति पूरी जो है घुली मिली हुई है, चाहे वो परिवार हो, आप परिवार की बात करें, समाज की बात करें, आपको हर तरह राजनीति के साथ चलना पड़ता है। राजनीति का मतलब केवल नेतागिरी नहीं है, राजनीति एक जीवन की शैली भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि समाचार क्या है, मैं रीजनल चैनल्स को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो क्षेत्रीय चैनल हैं। इसलिए पसंद करता हूँ कि वो एक छोटी-सी छोटी खबर भी दिखाते हैं। आपके शहर की कौन-कौन सी गलियों में गड्ढे हैं, आपकी सड़कें कितनी टूटी हुई हैं, पुल कैसे हैं, मौसम कैसा है, आपके स्कूल्स कैसे हैं, आपका प्रशासनिक अमला उस शहर में क्या कर रहा है, उस जिले में क्या कर रहा है। गाँव-गाँव की समस्याओं को रीजनल चैनल से उठाते हैं और मैं समझता हूँ कि जितनी खबरें आप देंगे, मैक्सिमम खबरें, मैक्सिमम सूचनाओं को जितना आप प्रसारित करेंगे, आपको जनता उतना पसंद करेगी। आज क्यों टेलीविज़न चैनल्स को भोंपू कह रही है पब्लिक? वो भले ही अपने आप को बोलें कि हम टीआरपी में नंबर 1 हैं, हम दूसरे नंबर पे हैं, हम पहले नंबर पे हैं, सबसे ऊपर हम हैं, सबसे तेज हम हैं, सबसे पहले खबर हम दिखाते हैं। खबर पब्लिक को चाहिए, टाइमली चाहिए, लेकिन खबर चाहिए। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ भाषण नहीं सुनने, है ना? तो मैं यही कहूँगा कि न्यूज़ आपको देनी होगी। आप न्यूज़ को छोड़ देंगे और किसी और मुद्दे पर डिस्कस कर रहे होंगे तो नहीं है। आप मुद्दे पे डिस्कस करिए, उसके टाइम्स रखिए, लेकिन न्यूज़ को मत छोड़िए। ये अब क्या हो गया, अब तो खबरें दबाने का और खबरों को जबरन उठाने का भी दौर चल पड़ा है, क्योंकि ये इसलिए चल पड़ा है कि टीवी भी एक इंडस्ट्री है, पत्रकारिता भी इंडस्ट्री हो गई है अब। पहले पत्रकारिता का ध्येय अलग था। खैर उसमें मैं भी मानता हूँ कि मैं आज जैसे अपने आप को पत्रकार कहूँ तो शायद लोग न माने। मीडिया कर्मी कहूँ तो ठीक है। जैसे एक इंडस्ट्री में आदमी काम करता है, एक ऑफ़िस में काम करता है, इसी तरह से इंडस्ट्री हमारी मीडिया की भी हो गई है और उसको भी इस ढंग से काम करना पड़ता है कि वो इंडस्ट्री चल पाए। वो कंपनी चले, क्योंकि कंपनी है, उसमें पैसा खर्च होता है, तो पैसा भी आना है। लेकिन समाचारों पे भी पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आपका टीवी चैनल लोग देख रहे हैं तो आपको विज्ञापन मिलेगा, आपको मार्केट का भी विज्ञापन मिलेगा, सब कुछ हर तरह का विज्ञापन मिलेगा आपको, आपको विज्ञापन पे ही निर्भर रहना होता है। तो ठीक है कि एक ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, एक संपादक की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसे समाचार भी देखने हैं, पूरा न्यूज़ रूम देखना है, पूरी न्यूज़ देखनी है और उसके साथ-साथ उसको रेवेन्यू भी देखना है। लेकिन हाँ, उसके लिए आचार संहिता का पालन करके अगर काम हो, तो वही पत्रकारिता है। अजय ढोंडियाल जी से चर्चा और भी आगे जारी रहेगी। एक मसला अजय ढोंडियाल जी से जुड़ा हुआ है, इनके दादाजी एसडीएम हुआ करते थे और इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि वो इस तरह के अधिकारी थे कि घोड़े पे उस ज़माने में सवारी किया करते थे। तो क्योंकि अजय ढोंडियाल जी उनके पोते हैं, तो दादाजी की कोई खट्टी-मीठी यादें ज़रूर उनसे उनके उनके पास होंगी। उनको जानने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, दादाजी मेरे तहसीलदार थे दरअसल, तो रिटायरमेंट के बाद टाइम में पे तो वो हुआ एसडीएम होगा। हाँ, तो तहसीलदार थे और उन्होंने उनका जो ज़माना था, बताते हैं कि मेरे तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था मैं, बीएससी सेकंड ईयर में, तब उनकी डेथ हुई थी।
तो मैंने दादाजी को बहुत अच्छी तरीके से देखा है बचपन से उनके साथ, मतलब अब देखिए ग्रेजुएशन तक जब मैं पहुंच गया था सेकेंड ईयर तक, तो तब वो गए। और लेकिन उनकी समाज सेवा के रूप में उनके बड़े किस्से हैं कि भाई वो समाज की कितनी सेवा करते थे। मैं कई बार, क्या होता था कि एक बार की बात बताऊंगा आपको कि मैं स्कूल से आ रहा था, तो दादाजी के साथ ही आ रहा था मैं। उस समय मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था, शायद 10वीं या 11वीं में रहा हूँगा। तो रास्ते में एक मंदिर है, हमारे गांव का मंदिर, वहाँ एक बाबा जी रहते थे। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक स्वेटर बुनी हुई थी, जो स्वेटर मैंने उसमें पहनी हुई थी, और वो गेरुआ कलर की थी, अच्छी लग रही थी मुझे, मैं उसको पहनता था। तो बाबा जी ने कहा कि अरे यार ये स्वेटर तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरे दादाजी ने, ठंडियों का वक्त था, मुझसे स्वेटर उतरवा करके वो बाबा जी को दिला दी। बोला तू दे दे। अब मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरी स्वेटर ऐसे क्यों दे दूं, मुझे भी ठंड लग रही है। उन्होंने कहा नहीं, तू इसे उतार दे, ये देनी है अब बाबा जी को। और वहीं पे जो है वो स्वेटर बाबा जी को दे दी। तो और ऐसे बहुत समाज सेवा के उनके बड़े किस्से हैं। वो अक्सर ऐसे ही करते थे। कई बार वो बाजार जाते थे, कोट पहन के जाते थे, वापस आ रहे हैं शर्ट में। उन्होंने कोट क्या हुआ, कोट किसी और को दे दिया। ये तो बहुत छोटी बात है। पेंशन से, तब की बात बता रहा हूँ, प्रधान बने, 3 बार निर्विरोध प्रधान रहे वो। लोगों ने निर्विरोध उनको प्रधान चुन दिया, बोले जी आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे। हमारे ही परिवार से प्रधान थे पहले भी। मेरी बड़ी दादी, मतलब मेरे दादाजी की भाभी, वो प्रधान थी। उनके बाद जब वो बहुत बुजुर्ग हो गई, उन्होंने कहा मेरे से नहीं होता, तो उन्होंने पूरे ग्राम सभा ने जो है दादाजी को बना दिया। दादाजी को बना दिया। अब दादाजी क्या करने वाले हुए कि जो पैसा आता था वो तो है ही है, अपनी पेंशन का पैसा भी रास्तों पर लगा दिया। पेंशन के पैसे भी खर्च कर देते थे कि ठीक है, अरे रास्ता बन जाएगा, कोई बात नहीं, बजट नहीं आया है, मेरी पेंशन से अभी कर दो। और करते क्या थे कि हर परिवार वाले को कि अच्छा भाई इसको दिहाड़ी नहीं मिली, इसको नहीं मिली, इसको नहीं मिली, सबको लगा दो, सबको दिहाड़ी दो। मतलब वो इस ढंग के पुरुष थे, और इसीलिए उनकी चर्चाएं होती थी, चर्चे होते थे। और कहते थे कि बड़े कड़े प्रशासक भी थे वो, कि उनके दौर में, मतलब जो है कि एक बार बताते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे भी हत्या के मामले तो ऐसे ही निपटा देते थे। अंग्रेज आते थे और वही उस वक्त करते थे। ये तो सुनी सुनाई हमारी बातें हैं, पिताजी इन चीजों को बताते हैं कि उन्होंने वो दौर देखा है। तो मतलब जो है हत्या जैसे केसेस को खोल देते थे, मतलब रिजॉल्व कर देना और सब कुछ करके किसी को वो भी ना हो, किसी ने आवेश में कर दी, घर की घर में हत्या, पति ने पत्नी की कर दी, तो उसी में मतलब जो है पूरा राजीनामा भी करा देना, सब कुछ कर देना, कोर्ट तक नहीं पहुंचाना। और इसलिए उनको आज भी लोग देव स्वरूप मानते हैं। और उनकी एक चौकी हुआ करती थी, जब वो पटवारी रहे होंगे, पैनो पट्टी थी, मैं वहां भी गया हूँ, वो चौकी अभी भी है, वहां पर उनका फोटो आज भी है उस जगह पर, मतलब। जी जी जी। तो ढोंडियाल जी, आप जैसे विजनरी हैं, पत्रकार भी हैं, लोक गायक भी हैं। पहाड़ में, उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो लगातार पलायन की दंश झेल रहा है। अभी आप पहाड़ का दौरा करके भी आए, तो क्या लगता है कि सरकारें हमारे पहाड़ के बारे में सोच रही हैं, या क्या, क्यों वहाँ तक जो है लोग मजबूर हो रहे हैं वहाँ नीचे उतरने के लिए? जबकि हिमाचल देखो आप, हरा भरा है, सब लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ इस तरीके की कहानी नहीं है। देखिए, हम उत्तराखंड की तुलना हिमाचल से बिल्कुल नहीं कर सकते। आप केवल भौगोलिक बोल सकते हो कि पहाड़ जैसा हमारा उत्तराखंड का पहाड़ है, ऐसे ही हिमाचल है। हिमाचल को जब बना, डॉक्टर परमार की का विजन था कि केवल एक पर्वतीय राज्य होना चाहिए। उन्होंने पर्वतीय राज्य के रूप में उसको मांग करी, और तभी उसका गठन हुआ, पर्वतीय राज्य वो बना। यानी पर्वत, उसमें आपका कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है। उत्तराखंड बिल्कुल अलग है, ये मिनी यूपी की तरह बना है। जैसे यूपी था वैसे ही मिनी यूपी। उसमें पहले भी पहाड़ था यूपी में, अब भी छोटा हो गया है, तो आज भी पहाड़ के साथ मैदान है। आप देखिए, पहाड़ के लिए वो योजनाएं, और वही योजनाएं हरिद्वार के लिए, वही योजनाएं आप नीचे मैदानी क्षेत्र के लिए, देहरादून के लिए करेंगे, तो वो आपको सफलता तो मिल नहीं सकती। ठीक है, अब जो राज्य बना है आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, वही राज्य बना। अब जो विषमताएं आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार पहाड़ के लिए काम नहीं कर रही, योजनाएं बना रही है। पहाड़ के लिए अलग योजनाएं भी हैं, उद्यानिकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, कृषि की योजनाएं हैं, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं खेती। अच्छा, पलायन क्यों हो रहा है? पलायन इसलिए हो रहा है कि पहाड़ में वो सुविधाएं कम है। जहां ज्यादा सुविधा मिलेगी आदमी वहां जाएगा, अपना पैसा खर्च करेगा, सब कुछ करेगा।
अगर राज्य पहाड़ी राज्य होता तो पहाड़ी राज्य की अपनी अलग योजनाएं सरकार वहां के लिए बनाती, सरकार उसी पहाड़ में रहती, वहीं लोग फिर जब उसी योजनाओं वहीं के लिए बनती तो लोग भी अपना रहते ना वहां। जैसे पहले पर्वतीय विकास मंत्रालय था यूपी के टाइम पे, पर्वत के लिए अलग योजनाएं थी, अलग पूरा मंत्रालय था, अलग बजट आता था, तो लोग उस समय तो पलायन कम था ना, इसीलिए कम था। खेती बाड़ी लोग आज भी करना चाह रहे हैं, अब बहाने मिल गए कि बंदर हैं, सुअर हैं, ऐसा नहीं, अब ज्यादा बड़े हैं वो। उसके लिए क्या था, पहले भी तो बंदर थे, पहले भी जंगली जानवर थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे, लेकिन पहले लोग खेती करते थे तो खेतों में क्या होता था कि जो दूर दूर के खेत हैं वो वहां तक ही आते थे, उनको भोजन वहां तक मिल जाता था। जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे। आज की डेट में जो मैंने एक अध्ययन किया, आप एक चीज देखिए कि हम 70% बताते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जंगल है, वन भूमि 70% है, जबकि सैटेलाइट ये बता रहा है कि अब आपके पास केवल 41-42% तक जंगल रह गए हैं। विकास, जिसको हम विकास का नाम देते हैं, ठीक, विकास भी जरूरी है, होगा। रिजॉर्ट्स बन गए जंगलों के अंदर, जंगलों में बहुत सारी कार्रवाइयां होने लगी, व्यापारिक कार्रवाइयां। तो इससे क्या हुआ कि जंगली जानवर ज्यादा जंगल के बजाय उसमें आबादी के क्षेत्रों में बढ़ने लगा, शोरगुल जंगलों में ज्यादा कर दिया तो हो गया। वनाग्नि की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि गांव वालों का तो वनों पर अधिकार ही नहीं रहा, पहले तो गांव वाले ही वनों को देखते थे, वनाधिकार मिले हुए थे, वनाधिकार तो आपके अंग्रेजों के वक्त से मिले हुए थे। क्यों ये चीजें खत्म की गई? जब गांव वाला अपने जंगल को खुद देखते थे तो उन जंगलों में आग नहीं होती थी, फिर जब लगती तब भी थी, लेकिन फटाफट गांव वाले जाके बुझा देते थे। आज आप उनको जंगल नहीं जाने दे रहे हो, जंगल की छटाई नहीं करने दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? उससे गांव वालों का मोह भंग जंगल से हो गया। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि शिक्षा मुफ्त दो, चिकित्सा मुफ्त दो, दो चीजें तो मुफ्त दो, खाना मुफ्त मत दो, खाना कमाने दो। आज क्या हो रहा है? शिक्षा बहुत महंगी, चिकित्सा और महंगी, और अनाज फ्री, तो वो खेती भी नहीं कर रहा है। अब मैं कई बार पूछता हूँ गांव में कि यार अब तो सड़क भी आ गई, अभी आ गई, बोले सड़क तब आई जब 2 आदमी रह गए, जब 200 आदमी थे सच्चाई यही है, तो सड़क नहीं थी। अच्छा, अब सड़क आ गई है तो आप उसका यूज करिए, उसको पॉजिटिवली लेकर के आप करिए कि आपका सामान अब बहुत जल्द जो है बड़ी मार्केट तक पहुंच सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं स्वरोजगार का भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी होती है या फैक्ट्री में ही करेगा। मैं ये मानता हूं कि सरकार को जो अनाज या फल जो भी पैदा हो रहे हैं हमारे पहाड़ों में, जो लोग कर भी रहे हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग का इंतजाम भी वहीं करें, उसका प्रसंस्करण वहीं हो, तो वही प्रोडक्ट बन जाए और उसके बाद वो मार्केट को जाए। जैसे बहुत अच्छी योजनाएं इस समय, जैसे हाउस ऑफ हिमालयाज है, ये बहुत अच्छी शुरू कर रखी हैं। अब जैसे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको लेकर, तभी तो प्रोडक्ट जो है पहाड़ का प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मिलेट्स बहुत आगे चल रहे हैं। हरीश रावत जी के टाइम पे बहुत अच्छा उन्होंने मिलेट्स पे काम किया, पहाड़ के फलों पे भी काम किया, भले ही उनके रेट्स बहुत कम रखे गए, लेकिन काम तो हुआ। आज है उनकी मांग है, वही माल्टा वहीं प्रसंस्कृत हो जाए, वही जो पहाड़ का गलगल है, नींबू, लिम्बा बोलते हैं जिसको, बड़ा वाला नींबू, वो वहाँ हो जाए तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो उसका अगर प्रोसेसिंग प्लांट वहीं हो तो डेफिनेटली उसको बढ़ावा मिलेगा। और हैं भी लोगों ने, लोग अपना अपना जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो सरकारों को कोस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार कर रही है, और उसको आपको खुद करने की वो होनी चाहिए। आप अपना खेत बंजर छोड़ देंगे तो नहीं है, बंदर भी कितना खाएगा। ऐसी खेतियां नहीं है कि जिन पे बंदर नहीं आते, लंगूर नहीं आते और सुअर नहीं आते। हल्दी कितनी बढ़िया चीज है, आप पुदीना लगा दीजिए। मैंने एक वैज्ञानिक से पूछा कि इसका क्या वो है, उन्होंने कहा आप खेतों के बीच बीच में दीवारों पर पुदीना लगाइए, पुदीने पे जानवर नहीं आता। अब मैंने, भले ही मेरा ये वो नहीं है, मतलब मैंने रिसर्च नहीं किया इस पे, लेकिन उन वैज्ञानिक की बात मैंने सुनी तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बता रहे हैं। पुदीने की खेती भी आप करेंगे ना तो पुदीना भी आपको पैसा देगा और जानवर भी नहीं आने देगा, दूसरी खेती भी हो जाएगी।
तो और सरकार, बाकी सरकार की योजनाएं तो हैं ही, सरकार उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है, फलों के लिए बहुत सब्सिडी दे रही है, सेब के लिए दे रही है। और जैसे होम स्टेज बता रहे हैं कि होम स्टे बहुत कितनी बढ़िया योजना चली। हाँ ठीक है, उसके दुष्परिणाम भी सामने आए कि लोगों ने उसके नाम पे होटल खोल दिए और होम स्टे का पैसा जो है सब्सिडी ले ली, है ना। लेकिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ में काम हो रहा है। और पलायन तो इसलिए आदमी सुविधाओं के लिए पलायन वो दिल्ली में कर जाए, प्रदेश के अंदर ही पलायन है। गांव से मार्केट में आ गया है आदमी, अपने गांव को छोड़ करके अपने ही गांव के नीचे वाले मार्केट में आ गया, वो भी तो पलायन है। गांव छोड़ा उसने और छोटे से कस्बा बना दिया नीचे, ये भी पलायन है। अब ऐसे यहाँ से जाके अमेरिका भी जाना पलायन है और वहां से देहरादून आना भी पलायन है जी। तो आप पत्रकार हैं, राजनीति पे भी कुछ चर्चा हो जाएगी। जिस तरीके से देश भर में माहौल बना, कल मैं प्रभात जी का एक लेख पढ़ रहा था जी सोशल मीडिया पे, उन्होंने डाला हुआ था कि जो इमरजेंसी का टाइम था और आज के टाइम में लगभग कोई फ़र्क नहीं है। तो एज ए पत्रकार क्या समझते हैं कि देश में जो माहौल इस समय जो बन रहा है कि किस तरीके से है, तो क्या सरकारों को कुछ सोचने की वो है ज़रूरत है, या वो जो है ये सही है? सरकारों को तो सोचना होगा, ऐसा नहीं है। अगर समाज, जनता सड़क पर उतर रही है तो ये क्लियर है कि शासन सत्ता ठीक नहीं चल रही है। पहला संदेश साफ, नहीं तो वो क्यों आते। ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई लीड कर रहा हो, वो स्वतः स्फूर्त हैं। अभी जो सवाल आपने पूछा, मुझे लगता है कि आपने जन जी के बारे में ही पूछा है। वो देखिए, युवा सबसे ज्यादा अपने भविष्य के लिए चिंता होता है, उसको भविष्य की चिंता होती है। वो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो चाहे आगे बिजनेस की तैयारी कर रहा है, चाहे नौकरी की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, और उसको उसका पेपर लीक हो जाता है। मैं वो उदाहरण दे रहा हूं जिस पर इस समय वर्तमान का आंदोलन चल रहा है। वो केवल जंतर मंतर पर ही तो नहीं चला, वो कई शहरों में चला है। सरकार ने उसके बाद वो बात मानी भी, तो क्या ये बात पहले नहीं मानी जा सकती थी? क्या इतना बड़ा आंदोलन हुआ? हाँ, राजनीतिक तौर पर विश्लेषण करूंगा तो अलग है, वो मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण होगा ना। लेकिन आम पब्लिक जो देख रही है वो तो यही देख रही है कि भाई पहले बच्चे उतरे, बच्चों के बाद उनके अभिभावक भी आए। क्यों आए? जब उन बच्चों को पीटा गया, पीटने की क्या जरूरत थी? या आप नहीं चाहते थे कि ये मार्च करें, मार्च न करते तो आप पहले ही जो है बातचीत कर लेते उनसे, आप सोनम वांगचुक से बातचीत कर लेते, आप आते, आप बातचीत करने बाद में भी तो गए। ये क्या है? ये फेलियर तो है ना सत्ता का, ये सरकारों का फेलियर है कि आप वक्त पर भांप नहीं पाए किसी चीज को, और आप जब वो हाथ से बाहर निकलती हुई दिखी तो फिर आप उसको कंट्रोल करने में लगे, और फिर आप जब डैमेज हो गया तो अब आप उसको डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ये तो ध्यान देना ही होगा कि जनता क्या चाह रही है। बच्चे जो हैं, वो यूथ, वही आप बोलते हैं ना कि देश का भविष्य यूथ है, तो आप देश का भविष्य यूथ है तो भविष्य की बात को क्यों नहीं सोचते पहले? आपको वो चीज सोचनी चाहिए। पेपर लीक होना अलग बात, पेपर लीक क्या अब नहीं होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दिया गया, शिक्षा मंत्री को, व्यवस्था बदलनी होगी ना आपको। लेकिन उनका ये कहना था कि भाई आप जिम्मेदारी लें। आप जिम्मेदारी से क्यों भागेंगे? जिम्मेदार तो आप ही रहेंगे ना। जो शासन से सत्ता चला रहा है, जिम्मेदारी उसकी है। जैसे घर में घर का माहौल खराब होता है तो जिम्मेदारी बाप की है, उसी तरह हमारे समाज में अगर कुछ उनकी मांगे हैं और वो विमुख हो रहे हैं सत्ता पक्ष, तो उसके लिए जिम्मेदार जो है सत्ता को ही ठहराया जाएगा। और ये अलग अलग विश्लेषण है कि इमरजेंसी का दौर जैसा था, ये भी इमरजेंसी के दौर के जैसा है। ये प्रभात जी का अपना विश्लेषण है, मेरा कुछ अलग विश्लेषण हो सकता है। हो सकता है कि मैं उसको इमरजेंसी से ज्यादा बोल दूं, तो वो बात भी आप लोगों को चुभेगी कि भाई ये इमरजेंसी से ज्यादा कैसे बोल सकता है। हाँ, कोई चीज सामने दिख रही होती है और कोई चीज पर्दे के पीछे चल रही होती है। हालात लगभग लगभग जब एक जैसे नजर आते हैं तो उनकी तुलना आदमी करने लगता है। धन्यवाद ढोंडियाल जी, आपने टाइम निकाला, व्यस्तम समय निकाला आपने और हमारे साथ बातचीत की। तो ये थे अजय ढोंडियाल जी, जिन्होंने
हर मुद्दे पर, चाहे कलाकार की मसले पर बात की हो, चाहे पत्रकारिता के मसले पे, चाहे ये अपने गाँव या अपने उत्तराखंड के विकास की बात है, कई मसलों पे उन्होंने बात की और कहा भी है, ये कलाकार अगर उत्तराखंड के कलाकार आगे आ रहे हैं, युवा क पीढ़ी हमारी आगे आ रही है, तो उनको संस्कारी होना पड़ेगा। वो कहीं न कहीं देखना पड़ेगा कि हमारा कल्चर क्या है, किस कल्चर, किस परिवेश से हम आगे आए हैं। इसके अलावा पत्रकारिता की बात की, तो जो आज दिल्ली में आंदोलन चल रहा है जेन ज़ी का, तो उसके बारे में कि बच्चे अपने ही बच्चे हैं और उनकी अगर नाराज़गी थी तो सरकारों को उनका देखना चाहिए था कि क्यों बच्चे नाराज़ हैं, उनको पहले ही समझा लेना और समझा बुझाकर जो अब किया वो पहले भी किया जा सकता था। तो हम पी नेक्स्ट न्यूज़ में इस तरह की शख्सियतों से हर बार आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारा चैनल ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे मसलों पर और अच्छे बड़े शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।